नमस्कार सभी को। मैं पार्वती आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद पैशन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मेरे इस YouTube चैनल पर मैं आपको हिंदी साहित्य का क्रमवार अध्ययन करवा रही हूँ। साथ में हम विगत परीक्षाओं की प्रश्न पत्र भी हल कर रहे हैं और आने वाले समय में हम हिंदी व्याकरण की भी एक सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें हम हिंदी व्याकरण के हर एक टॉपिक का बहुत गहराई से हम अध्ययन करेंगे। तो अपने हिंदी सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी पकड़ बनाने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। आज हम अध्ययन करते हैं यूजीसी नेट के हिंदी के शिफ्ट 1 के पेपर का अध्ययन करेंगे जो कि 26 दिसंबर 2021 को हुआ था। और ये वो पेपर है जो मैंने दिया था और मेरा नेट JRF क्वालिफाई हो गया था। तो आज हम इसी पेपर का अध्ययन विश्लेषण करते हैं। ये पंक्तियां दी गई हैं। मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। एक साहित्यिक की डायरी के किस प्रकरण से ली गई हैं? एक लंबी कविता का अंत, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, तीसरा क्षण या एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो पंक्तियां हैं ये एक साहित्यिक की डायरी के तीसरा क्षण से ली गई हैं। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि एक साहित्यिक की डायरी ये किसकी रचना है पूछा जाए तो हमें ध्यान रखना है ये मुक्तिबोध की रचना है। और एक साहित्यिक की डायरी इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो 2000 ईस्वी है, ये हमें याद रखना है। यहाँ पर एक तथ्य ये भी हमें ध्यान रखना है कि अगर ये पूछा जाए कि एक साहित्यिक की डायरी में कला के कितने क्षण बताए गए हैं तो हमें याद रखना है कि एक साहित्यिक की डायरी में कला के 3 क्षण बताए गए हैं, अनुभव, चिंतन और अभिव्यक्ति। तो हो सकता है कि पेपर में आगे ऐसे भी प्रश्न बनाकर पूछ लिया जाए कि एक साहित्यिक की डायरी में कला के 3 क्षणों में से कौन से क्षण हैं या कौन से क्षण नहीं है। तो ऑप्शन बना के ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 3 ऑप्शन ये दे दिए जाएंगे और चौथा कोई और दे दिया जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि एक साहित्यिक की डायरी में कला के 3 क्षण बताए गए हैं, अनुभव, चिंतन और अभिव्यक्ति। तो ये हमें ध्यान रखना है। पुरूरवा द्वारा कहे गए संवाद हैं। यहाँ पर हमें पुरूरवा द्वारा कहे गए संवाद बताने हैं कि कौन कौन से संवाद पुरूरवा ने कहे हैं। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूं, प्रेम केवल जलन नहीं वह अमृत शिखा भी है, कवि और प्रेमी एक ही नहीं है, प्रेमी तन की सुंदरता पर मुग्ध होता है और कवि देह से दूर रहता है, कुसुम और कामिनी दोनों सुंदर होते हैं परंतु फूल अधिक सुंदर होते हैं। तो इनमें से हमें ध्यान रखना है कि पुरूरवा के द्वारा कहे गए संवाद हैं मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूं और प्रेम केवल जलन नहीं वह अमृत शिखा भी है। ये 2 कथन पुरूरवा के द्वारा कहे गए हैं। अगला प्रश्न है आगे के उपन्यासों के पात्र हमें बताने हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि आगे के उपन्यासों के पात्र हैं भुवन और सरस्वती। भुवन जो है ये इनकी नदी के द्वीप का पात्र है। भुवन, रेखा और गोरा ये 3 पात्र नदी के द्वीप उपन्यास के हैं। सरस्वती जो है ये शेखर एक जीवनी उपन्यास की पात्रा है। शेखर, सरस्वती, शशि, शारदा ये सब आगे के शेखर एक जीवनी उपन्यास के पात्र हैं। अब यहाँ पर प्रशांत अगर देखा जाए तो फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल का पात्र है। राधिका पात्रा किस उपन्यास की है ये मुझे नहीं पता है। अगर आपको किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि राधिका किस उपन्यास की पात्रा है। अगला प्रश्न है
निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं हैं। तो हमें यहाँ निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है वो बताना है। मलूकदास, ईश्वरदास, बाबा लाल दास और सुंदरदास। तो इनमें से निर्गुण भक्ति काव्य यानी कि संत कवि हम कह सकते हैं। तो इनमें से कौन सा संत कवि नहीं है? तो वह ईश्वरदास है, क्योंकि ईश्वरदास सूफी काव्य धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, यात्रा साहित्य के संबंध में राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकें हमें बतानी है कि राहुल सांकृत्यायन की कौन कौन सी पुस्तकें यात्रा साहित्य से संबंधित हैं। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत में 100 वर्ष या तिब्बत में 1.25 वर्ष भी किसी किसी पुस्तक में हमें देखने को मिलता है। विसमृत यात्री और मेरी जीवन यात्रा। तो हमें ध्यान रखना है कि राहुल सांकृत्यायन की यात्रा साहित्य से संबंधित पुस्तकें हैं मेरी लद्दाख यात्रा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1939 ईस्वी है, और दूसरी तिब्बत में 100 वर्ष या तिब्बत में 1.25 वर्ष। ये भी राहुल सांकृत्यायन की यात्रा साहित्य से संबंधित पुस्तक है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1939 ईस्वी है। विसमृत यात्री जो है ये राहुल सांकृत्यायन का उपन्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी माना जाता है। और मेरी जीवन यात्रा ये राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी माना जाता है। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य हमें बताने हैं। उनका जन्म पटियाला में हुआ था। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। तो इनमें से हमें अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य बताने हैं कि कौन से तथ्य अमीर खुसरो के बारे में सही हैं। उनका जन्म पटियाला में हुआ था, तो ये कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि अमीर खुसरो का जन्म पटियाला में नहीं बल्कि एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। तो यहाँ पर ये कथन गलत हो जाएगा। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये बात बिल्कुल सही है। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। तो यहाँ पर ये तथ्य गलत हो जाएगा, क्योंकि अमीर खुसरो ने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, मुझसे कुछ पूछना हो तो हिंदवी में पूछो। तो ये यहाँ पर फारसी लिख रखा है, तो ये यहाँ पर गलत तथ्य हो जाएगा। अब कुछ विद्यार्थी इस ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। यहाँ पर है कि वो फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे, और यहाँ पर कह दिया कि मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। अब विद्यार्थी सोचेगा कि फारसी के चोटी के कवियों में से एक थे, तो यहाँ पर ये तथ्य भी सही लगेगा उन्हें कि मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। तो इसको हमें ध्यान रखना है कि अमीर खुसरो ने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदवी में पूछो। तो इस तरह से यहाँ पर ये कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सही तथ्य है कि वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। तो ये दो तथ्य यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि श्रृंगार मंजरी जो है ये चिंतामणि की है। साहित्य सार जो है ये मतीराम की है। रस सारांश भिखारीदास की है, और प्रेम चंद्रिका जो है ये देव की है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुर्खम पाठ के संदर्भ में सही तथ्य हमें बताना है। एक टायर की राम कहानी, लेखक के चालक की कहानी,
मिस्टर पीटर की कहानी और ब्रह्मपुत्र की कहानी। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुर्कम पाठ के संदर्भ में सही तथ्य होंगे एक टायर की राम कहानी और लेखक के चालक की कहानी। ये दो तथ्य इस संदर्भ में सही होंगे। अरे यायावर रहेगा याद, ये यात्रा वृत्तांत है और ये अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। अब एक अभिकथन और उसका कारण है। अभिकथन है कि नाटक का एक उद्देश्य जनोपदेश है और इसका कारण है कि क्योंकि नाटक में उपदेश के सिवा कोई और बात नहीं हो सकती। तो हमें बताना है कि अभिकथन सही है या कारण सही है या ये दोनों सही है या ये दोनों गलत हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि नाटक का उद्देश्य जनोपदेश है, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि नाटक का उद्देश्य जनोपदेश यानी कि जन को उपदेश देना है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि नाटक में हमें जनता को उपदेश देने की हमें इसमें प्रवृत्ति पाई जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। कारण है कि क्योंकि नाटक में उपदेश के सिवा कोई और बात नहीं हो सकती। तो यहाँ पर कारण इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि नाटक में उपदेश तो दिया जाता है, लेकिन नाटक में सिर्फ उपदेश ही दिया जाता है, उसके सिवाय और कोई बात नहीं हो सकती। तो ये कारण यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि नाटक हास्य व्यंग्य पर भी लिखा जा सकता है, नाटक में हम उपदेश भी दे सकते हैं, नाटक शिक्षाप्रद भी हो सकते हैं, नाटक से हमें ज्ञान भी मिल सकता है। तो इस तरह से ये कारण हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा और अभिकथन हमारा सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ कौन कौन से हैं, ये हमें बताना है। राम सतसई, कड़क रामायण, दोहावली या कवित रामायण। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सरोज में कौन कौन से ग्रंथ गिनाए हैं, राम सतसई और कड़क रामायण। ये दो ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ है ये शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी माना जाता है। भाषा भूषण का विवेच्य है छंद, अलंकार, रस या फिर ध्वनि। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि भाषा भूषण का विवेच्य है, यानी कि भाषा भूषण जो ग्रंथ है जो जसवंत सिंह के द्वारा रचित है, इसका विवेच्य क्या है, यानी कि इसमें प्रमुखता किस पर दी गई है, ये किस प्रकार का ग्रंथ है। तो हमें ध्यान रखना है कि भाषा भूषण जो है ये अलंकार ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि गीत फरोश जो कविता है उसमें भवानी प्रसाद मिश्र क्या कहना चाहते हैं। व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। कवि केवल खुशी के गीत लिखता है। कवि शौक से गीत लिखता और बेचता है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि गीत फरोश जो कविता है, अगर आपने इसे पढ़ा होगा तो जो कवि है वो जनता की मर्जी के अनुसार गीत लिखता है। वो गीत लिखता है और बेचता है। वो अपनी मर्जी से कोई भी गीत नहीं लिखता है। ग्राहक जो उसको कहता है वो ग्राहक की इच्छा के अनुसार ही गीत लिखता है। अगर ग्राहक उसको खुशी के गीत लिखने की कहता है तो वो खुशी के गीत लिखता है। अगर ग्राहक उसे उदासी भरे दुख भरे गीत लिखने को कहता है तो उसकी इच्छा के अनुसार उदासी और दुख भरे गीत ही लिखता है। यानी कि वो अपनी मर्जी से कोई गीत नहीं लिखता है, बल्कि ग्राहक की मर्जी के अनुसार ही गीत लिखता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। कवि केवल खुशी के गीत लिखता है,
या फिर कवि शौक से गीत लिखता और बेचता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। तो यहाँ पर यह कथन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं कि जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ। तो यानी कि जो कवि है वो गीत बेचने के लिए मजबूर है। तो ये कथन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि उस समय के कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार लिख रहे थे। ये कथन हमारे यहाँ सही हो जाएगा। कवि केवल खुशी के गीत लिखता है, तो ये कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि कवि केवल खुशी के नहीं बल्कि खुशी, गमी, हर तरह के गीत लिखता है। कवि शौक से गीत लिखता और बेचता है, तो ये कथन भी यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि कवि अपने शौक के लिए नहीं बल्कि अपनी आजीविका कमाने के लिए गीत लिखता और बेचता है। अगला प्रश्न है, विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधियां उस चंदन के वन की का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये गिरिजा कुमार माथुर की कविता से प्रेरित है। तो यहाँ पर 2-3 तरह से प्रश्न बन जाते हैं। जैसे प्रश्न यूं बना के पूछ लिया जाए कि सुधियां उस चंदन के वन की, ये किसका संस्मरण है? तो हमें ध्यान रखना है विष्णुकांत शास्त्री का संस्मरण है। या यूं पूछ लिया जाए कि विष्णुकांत शास्त्री का सुधियां उस चंदन के वन की किस विधा की रचना है? तो हमें ध्यान रखना है ये संस्मरण विधा है। या फिर यूं पूछ लिया जाए कि सुधियां उस चंदन के वन की, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो हमें ध्यान रखना है 1992 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। चित्तौर का सर्वनाश, तो ये रूपनारायण पांडे की है। बसंत, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। जुलूस रुका है, ये विवेकी राय का है। और गांव का मन, ये विद्यानिवास मिश्र का है। आगे पंक्तियां दी गई हैं। कै बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाक्षिणा, मोपे सहा न जाई। इन पंक्तियों में प्रेम की किस सत्य का वर्णन किया गया है? विरह की अतिशयता, प्रेम की सामान्य स्थिति, प्रिय की निष्ठुरता या उपालंब। तो हमें ध्यान रखना है कि इन पंक्तियों में विरह की अतिशयता का वर्णन किया गया है, क्योंकि यहाँ नायिका कहती है कि कै बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाक्षिणा, मोह पे सहा न जाए। कि विरह जो है वो बहुत ज्यादा नायिका का बढ़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर विरह की अतिशयता सही ऑप्शन होगा। चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूं। तो इसका सही उत्तर आएगा वर रुचि, यानी कि वर रुचि की प्रतिक्रिया स्वरूप चाणक्य ने कहा था कि मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूं। तो ये प्रश्न पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है। यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, और ये जो कथन है कि भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूं, ये कथन बहुत बार पेपरों में बार बार रिपीट होता है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से इसको याद रखना है। अगर पेपर में ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूं, ये कथन किसका है? तो हमें ध्यान रखना है ये चाणक्य का कथन है। और अगर यूं प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूं, यह कथन चाणक्य ने किस नाटक में कहा है, या इस कथन को देकर ये पूछ लिया जाए कि ये कथन किस नाटक से है, तो हमें ध्यान रखना है ये
चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया कथन है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सप्तपर्णी जो है ये गिरिराज किशोर की है। लौट आओ धार दूधनाथ सिंह की है। हम हशमत कृष्णा सोबती की है। और आज के अतीत भीष्म साहनी की है। तो ये हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस पेपर के जो बाकी के और प्रश्न हैं उनका अध्ययन हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे बहुत ही धैर्य से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।